नमस्कार दोस्तों, आज फिर ये क्वेरी लेते हैं और इन्होंने मेक जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मीनिंग जानना चाहा है, इसका यूज जानना चाहा है। देखिए, मेक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स में से आप आज जो इंपॉर्टेंट हैं तीन, वो हम लेते हैं। पहला इसका होता है कारण बनना किसी चीज का। जैसे शी मेड हिम एंग्री, इसने ये करता है, कारण बना ये इसका, इस चीज का, इसके लिए। शी मेड हिम एंग्री का मीनिंग है उसने उसको नाराज कर दिया, बना दिया। इसी तरह से यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश किया। एक अर्थ तो ये है इसका। दूसरा अर्थ इसका होता है किसी से कुछ करवाना। पॉजिटिव वर्ब हमने जब की थी तो उसमें हमने हैव का जिक्र किया था। तो मेक भी एक पॉजिटिव वर्ब है। जब आप काम खुद ना करके, यानी सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी दूसरे से करवाए, तब हैव की जगह मेक भी यूज होता है। अगर काम ये समझ लीजिए कि जबरदस्ती करवाया जाए, तो आई मेड हिम क्लीन द फ्लोर बिफोर लिविंग, मैंने उससे, ये काम एक्चुअल करने वाला है, ये करवाने वाला है, तो मैंने उससे क्या करवाया? क्लीन द फ्लोर, फ्लोर साफ करवाया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले। मैंने जाने से पहले उससे फ्लोर साफ करवाया। ये इसका मीनिंग है। इसी तरह से और देख सकते हैं आप। एक और जो इसका यूज है, तीसरा जो कारण बनेगा इसका, वो होता है बनाना। जैसे दूध से दही बनती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, चमड़े से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, बेल्ट भी बनती है, बैग भी बनते हैं, जैकेट भी बनती हैं, जूते भी बनते हैं। तो इसके लिए ये जो बनना है, इसके लिए भी मेक यूज होता है। पैसिव वॉइस में जैसे हमें कहना हो कि ये बेल्ट चमड़े से बनी है, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे दिस बेल्ट इज मेड। फिर यहां तो आप लेदर लिखेंगे, ये तो सही है, लेकिन बीच में जो प्रीपोजिशन लगेगी वो दो में से एक लगेगी, या तो ऑफ या फ्रॉम। जब ओरिजिनल सब्सटेंस जिससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है उससे मिलता जुलता हो, तब आप ऑफ लगाते हैं। और जब ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल सब्सटेंस का स्वरूप फिनिश्ड गुड के स्वरूप से डिफरेंट हो, तब आप उसको फ्रॉम लगाते हैं। देखिए कैसे आप जैसे शराब बनती है अंगूरों से। अब जब शराब होती है उसमें अंगूर का कोई लक्षण नहीं होता, ना बताएं तो पता भी नहीं लगेगा। तो इसको हम कहेंगे द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। इसमें फ्रॉम आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें
लेदर वाला बेल्ट, द बेल्ट इज मेड ऑफ लेदर। इसी तरह से मकान बनता है ईंटों से। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वहां ऑफ आएगा क्योंकि उसमें वो स्पष्ट दिखती है ब्रिक्स लगी हुई। इसी तरह से फर्नीचर, ये जो कुर्सी है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बनी है, ऑफ वुड लगेगा यहां पर क्योंकि इसमें लकड़ी यों की यों स्पष्ट दिखती है। ओरिजिनल सबस्टांस जिससे ये कुर्सी बनी है वो इसमें स्पष्ट दिखता है, और जब उसका रूप बदल जाए तब हम कहेंगे मेड फ्रॉम। इसमें एक आध क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, आगे देखिए। ये हमने एग्जांपल दिया इसमें, दिस चेयर इज मेड ऑफ गुड क्वालिटी प्लास्टिक या ऑफ। दिस केक, केक जो बनता है, आपको पता हो कुछ केक ऐसे होते हैं जिसमें अंडे भी मिलाए जाते हैं, लेकिन अंडे का स्वरूप उसमें दिखता नहीं, पता भी नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को। तो दिस केक इज मेड फ्रॉम एग। इसी तरह से दही जो बनती है, दही का स्वरूप दूध से एकदम अलग है। दूध तो पूरा लिक्विड होता है, दही सॉलिड होती है। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। इसी तरह से चीज, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये आने वाली जो एग्जाम है अभी एनडीए और सीडीएस का, उसके लिए जो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी हो सकती है। और ये ज्यादातर प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, इधर वाले और ये दूसरे हैं। आइए करते हैं एक एक करके। आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए इनमें गलती ढूंढने की। देखिए, मोहन इज एन इंग्लिश टीचर, आमतौर पे ऐसा बोलते हैं। देखिए, जो मोहन है वो बेसिकली इंग्लिश टीचर नहीं है, वो टीचर ऑफ इंग्लिश है। इसमें फर्क देखिए क्या है। इंग्लिश टीचर का मतलब है ब्रिटिश टीचर, यानी जो ब्रिटेन का नागरिक हो, ब्रिटिश नेशनल हो और वो टीचर का काम करता हो, पढ़ाता चाहे वो ज्योग्राफी हो, तो वो इंग्लिश टीचर है। और ए टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर। तो मोहन से लग रहा है कि वो ब्रिटिश तो नहीं होगा। मोहन इज ए आएगा यहां पर, इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ये इसमें गलती थी, आप ध्यान रखिए। अगला, ही इज आवर प्रिंसिपल थ्रू। मोहन के बारे में ही जैसे कंटिन्यूटी में बात हो रही है। ये जो वर्ड है प्रिंसिपल, इसकी ये एक जैसे ही साउंड वाले दो वर्ड हैं। एक है प्रिंसिपल, PLE पे एंड हो रहा है, दूसरा PAL पे एंड होता है, एक और वर्ड होता है। तो जो PAL पे एंड होता है उसके एक से ज्यादा मीनिंग है। एक अर्थ उसका होता है मूलधन, जो ब्याज पे पैसा दिया जाता है, एक ही होता है। दूसरा इसका अर्थ प्रमुख भी होता है, और तीसरा जो इसका अर्थ होता है वो प्रधान भी होता है, प्रधानाचार्य जैसे होता है, स्कूल का हेड, तो वो AL वाला होता है। ये जो PLE पे एंड होने वाला शब्द है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत। जैसे कहा जाए कि ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, वो मजबूत सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। या कहा जाए कि दिस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ऐसे जो साइंटिफिक लॉ होते हैं उनको भी प्रिंसिपल बोलते हैं, ये स्पेलिंग। और जो मॉरल सिद्धांत होते हैं उनको भी प्रिंसिपल बोलते हैं ये। और उसका अर्थ मूलधन भी हो सकता है, प्रमुख भी हो सकता है, प्रधानाचार्य भी हो सकता है। तो ये इसमें गलती थी। अगला, द रियल रीजन ऑफ दिस
ऑफ हिज एब्सेंस टुडे इज इलनेस। देखिए इसमें ये जो रीजन है, रीजन के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो ऑफ नहीं आएगी, फॉर आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, यहां पर फॉर हो जाएगा। द रियल रीजन फॉर हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंट होने का जो वास्तविक कारण है, वो आज एब्सेंट होने का जो है वास्तविक कारण है, वो बीमारी है, उसकी बीमारी है, यानी वो बीमार है। इसके रीजन के ही यूज में एक और गलती हम लोग करते हैं कभी कभी। वो क्या होती है? द रीजन फॉर, ये तो देखिए ठीक कर दिया इस वाक्य में, रीजन फॉर हिज एब्सेंस इज, अब बिकॉज फिर लगा दिया। कॉज भी रीजन होता है और रीजन भी रीजन होता है, दो बार रीजन यूज हुआ। तो बिकॉज यहां आपने नहीं लगाना है, यहां लगाना है दैट। The reason for his absence is that he is ill, कि वो बीमार है। यहां पर दोबारा आपने cause और reason दो बार यूज नहीं करना है। अगला, he is in depression as he could not cope up with the pressure of his studies, वो अपनी पढ़ाई का जो दबाव है उसको सहन नहीं कर सका, इसलिए वो अवसाद में है। ये पीछे सीजीएल के एग्जाम में आया था, सीजीएल या सीएचएसएल में। ये आमतौर पे इंडियंस ही गलती करते हैं। वो क्या होती है, ये जो कॉप अप विद है, झेल पाना किसी चीज को, उससे झगड़ा, उससे स्ट्रगल करके उभर आना, उसके लिए कोप विद होता है। तो वर्ड जो फ्रेज होता है सही में वो कोप विद होता है। ये जो अप है ये हम इंडियन ही लगाते हैं, तो ये आपने हटाना है यहां से। ही इज इन डिप्रेशन एज ही कुड नॉट कोप विथ, अब यहां से हटा देना है, ये इसमें कर देते। तो ये हमने किए। अब ये कुछ सेंटेंस इधर है, इन सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन की गलती है सभी के अंदर, सभी सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन की गलती है। आप देखिए क्या है, पहले देख लीजिए फिर हम करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि इन सब में एक ही गलती है तो बहुत आसान हो जाएगा। और वो गलती क्या है कि इनमें ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में प्रेपोजिशन लगाना ही नहीं है। सब में कुछ ना कुछ प्रेपोजिशन लगी है और वो प्रेपोजिशन नहीं लगनी है। ये जो वर्ड्स हैं कौन से? डिस्कस एक, दूसरा एंटर, तीसरा मैरी, चौथा लैक, पांचवा रिजेंबल, छठा अप्रोच, सातवां गो। इन 6 में गोन को छोड़ के, ये गोन के लिए बात नहीं है, ये होम के लिए है। जब होम से पहले गोन आएगा तो उसमें टू नहीं आएगा। 7वें को तो ऐसे आप अलग कर दो। ये सिर्फ होम के लिए स्पेसिफिक है। बाकी 6 में प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं लगेगा। और प्रेपोजिशन लगाने की हमारी टेम्पटेशन इसलिए होती है क्योंकि हिंदी में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो प्रेपोजिशन लगी होती है। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी में भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, अंग्रेजी में उसके लिए प्रेपोजिशन नहीं होती है। ये बेशक आप इनको रट लो, इनको 6 को और इसको होम वाली बात को। डिस्कस ये नहीं आएगा। We shall discuss your proposal in our next meeting. They stopped talking as soon as I entered into, नहीं आएगा, entered the room. She married with a friend of my brother. With नहीं आएगा. She married a friend of my brother. He is well qualified for this post, but lacks of me. Lacks work experience. The newborn baby resembles मतलब उसे शकल मिलती है,
उस पे गया है जैसे बोलते हैं आप, पर गया है बोलते हैं ना हिंदी में। तो ना विद आएगा ना ऑन आएगा। द न्यू बोर्न बेबी रिजेंबल्स इट्स ग्रैंडमदर। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एज छूट गया यहां पर, एज आई कुड नॉट अप्रोच के बाद भी नहीं आएगा बिल्कुल। आई कुड नॉट अप्रोच एनी मिनिस्टर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइएगा अगर उपयोगी लगी है तो। थैंक यू, नमस्कार।